अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुल्क में हर शख्स फ़लस्तीनियों को लेकर बहुत परेशान है। गज़ा की पट्टी पर इसराइली मजालिम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। ये मनाजिर सामने आ रहे हैं। विजुअल जब हम देखते हैं तो यकीन कीजिए कि दिल कांप उठता है, दिल लरज़ उठता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस वक्त पाकिस्तान में भी एक इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। वो इलाका कोई और नहीं है बल्कि पारा चनार है। और पारा चनार में इस वक्त प्रैक्टिकली अमली तौर पर जंग जारी है, मुसल्ला जंग जारी है, हथियारों वाली जंग जारी है। ये कोई लफ्जी गोलाबारी नहीं है बल्कि हथियारों से लड़ा जा रहा है। यहाँ पर शरपसंद अनासिर भी हैं, यहाँ पर पाक फौज भी लड़ रही है, यहाँ पर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी FC भी है और यहाँ के निहत्ते लोग भी हैं जो इस जंग में बाकायदा तौर पर कूद पड़े हैं। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, ना 3G है ना 4G है, इंटरनेट है ही नहीं और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। लोगों तक खुराक नहीं पहुँच रही, लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा और लोग सदाए हक बुलंद करें तो किस प्लेटफॉर्म से करें, किस फॉरम से करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इस पर बात ही नहीं हो पा रही। शायद यही वजह है कि हल्का सा जो टीज़र है, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो नदीम अफजल चंद हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल के एक मेन स्ट्रीम टॉक शो के ऊपर किया और जाहिर है वो लाइव शो था। लाइव शो में वो कह गए, ये उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ये बात कर दी। उसमें नदीम अफजल चंद साहब क्या कह रहे थे, मैं चाहता हूं जरा आपके सामने भी रखें। पारा चनार में लड़ाई हो रही है, कितने दिनों से ब्लैकआउट है, कोई नाम नहीं ले रहा। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है ये कोई नया वाकया नहीं है, ना ही ये रातों रात रकम हुआ है, बल्कि इसकी इब्तिदा हालिया तारीख में मई 2023 में होती है। मई 2023 में क्या हुआ था मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रा हल्की सी तारीख आपको पारा चनार की बता दूं कि पारा चनार सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कुरम है, अपर कुरम, लोअर कुरम। और ये पारा चनार एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जो बॉर्डर के साथ अटैच है, अफ़गान बॉर्डर इसके साथ मिलता है। और फिर इसकी तारीख ये भी है कि जो आर्यंस आए थे हिजरत करके, वो पारा चनार के इलाके में रहे और उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी एनेक्सेशन पाकिस्तान के साथ हो गई, क्योंकि बॉर्डर्स के हवाले से जो तयन था वो इम्पॉर्टेंट था। और जैसे ही बॉर्डर्स का तयन हुआ तो अंदाज़ा हुआ कि ये पारा चनार का इलाका है, इसकी एनेक्सेशन जो है अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के साथ हुई, यानी बानिए पाकिस्तान के दौर में ही इसको पाकिस्तानी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ की जो डेमोग्राफिक्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी सेंसिटिव है, एक तो बॉर्डरिंग एरिया है और दूसरा सेंसिटिव इसलिए है कि यहाँ की पॉपुलेशन में जो एथनिक प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी शियाइट्स हैं, यहाँ पे शिया मेजॉरिटी है और फिर सुन्नी है, और सुन्नी शिया की जो लड़ाई है या फसादात है वो हिस्टोरिकली यहाँ पर होते रहे हैं, यानी इमर्ज होते रहे हैं। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों को लेके, इसी तारीखी पस मंज़र को देख के लोग इन फसादात को कैपिटलाइज भी करते रहे हैं। यानी शिया सुन्नी जंग की जो आग है वो यहाँ पर लगा के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना सिर्फ किया गया है बल्कि गेन भी किया गया है। तो इस इलाके की जो शॉर्ट सी हिस्ट्री है वो हमने आपके सामने रखी। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मई में हमने आपको शायद बताया था कि एक वाकया हुआ था कि एक स्कूल टीचर को गाड़ी में कत्ल कर दिया था, गाड़ी से उतारा गया था और FC की चेक पोस्ट के करीब ही ये तमाम तर वाकया हुआ था। और यहाँ पर ये मामला नहीं रुका था बल्कि उसी चेक पोस्ट के करीब जो स्कूल वाकया था पारा चनार के अंदर, उस स्कूल में घुस के को 3-4 टीचर्स का कत्ल किया गया था। और इन 3-4 टीचर्स के कत्ल के बाद इस मामले को एक एथनिक इशू बना दिया गया था, इसको एक सेक्टेरियन प्रॉब्लम बनाया गया था। सेक्टेरियन इशू इसलिए बनाया गया कि जी वो क्योंकि शिया थे और ये कुछ सुन्नी लोग थे जिनकी तरफ से, यानी ये सेक्टेरियन मामला था। दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को आपस में सामने लाने की कोशिश की गई और फिर इस पर यह भी हुआ ना कि एक शख्स की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी आ गया, वो बड़ा एग्रेसिव था। फिर कुछ मुतालबात भी रखे गए और उन मुतालबात को सरकार के सामने पेश किया गया कि जब तक हमारे इन मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में, यानी जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती है, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात हुए, एक डेडलाइन सेट हो गई, अल्टीमेटम दे दिया गया और अब ज़राए बता रहे कि जैसे ही वो अल्टीमेटम करीब पहुंचा है तो एकदम फिर से ये तमाम तर फसादात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। अब मामला यह है कि बॉर्डरिंग एरिया है और इस बॉर्डरिंग एरिया की वजह से आपको पता है कि जो अफ़गान ट्रांजिट होता है वहाँ से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए उस बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पहुँचना, ख़ास तौर पे TTP के अनासर का, दहशतगर्द अनासर का, तालिबान का, वो बहुत ज़्यादा आसान है। और ये इश्यूज़ ख़ास तौर पे यहाँ पर जो मकामी आबादी के हैं वो कुछ तनाज़ात ज़मीनों के भी हैं, लैंड इश्यूज़ भी हैं। और ये इश्यूज़ इस वजह से भी बने कि आपको याद होगा कि फ़ाटा का इंज़माम हो गया और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और इसी वजह से जो हमारी नेशनल असम्बली के अंदर प्रोपोर्शन है सीटों की वो भी एडजस्ट हुई। फ़ाटा का ये ट्राइबल एरियाज़ थे,
कबायली इलाकों का जब मर्जर हुआ है तो उसके बाद जो कहा यह गया कि जो लैंड रिफॉर्म्स यूनिट है, ये लैंड रिफॉर्म्स का इदारा है, वो यहाँ की जो ज़मीनी तनाज़ात को वो देखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, चेयरमैन PTI थे, जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, लेकिन वो उसको उस तरह से टेकअप नहीं कर सके जो यकीन दहानियाँ वहाँ की मकामी आबादी को कराई गई थी। और यही वजह है कि जब सरकार वहाँ के ज़मीनी तनाज़ात को हल नहीं कर पाई तो वहाँ के बताया जा रहा है कि बालिश कबीला है जिस कबीले के साथ के अंदर जो है वो इन लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से आपस में जंग होती रही है। ये लैंड डिस्प्यूट्स थे असल में, जो बनता तो ये था कि वहाँ की सरकार इसको हल करती, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, KP के अंदर भी उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर था, लेकिन और उनका गवर्नर था, वो इन मामलात को हल नहीं कर पाए। और जब ये आवाज़ उठती है या वहाँ जायज़ मुतालबात उठाए जाते हैं तो इन इशूज़ को सेक्टेरियन इशूज़ का नाम दे दिया जाता है। और ख़ास तौर पे वो जो दहशतगर्द अनासर हैं वो भी यहाँ पर होने वाले कत्ल को सेक्टेरियन इशू के नाम पर एक तीली लगाते हैं, एक शोला भड़काते हैं और वो आग में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त आवाज़ तो ये आ रही है कि ये शिया सुन्नी फसादात हैं या ये सेक्टेरियन मामलात हैं और इनको रोकने के लिए FC भी कूद पड़ी है, पाक फ़ौज भी है इनको रोकने के लिए। जाहिर है जब ये आपस में लोग लड़ रहे होंगे तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा, ये अपॉर्चुनिटी बनेगी दहशत गर्दों के लिए कि वो भी सीप थ्रू कर जाएं, वो भी इसमें एंटर हो जाएं, जंप इन करें और इस सारे मामले से अपना इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश करें। अब इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। भाई ये आपस में ही हमारी FC, हमारी फ़ौज जो है वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही है या वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि दहशत गर्दों ने इस मामले को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि फ़ौज को बाकायदा तौर पर अब इससे नबरदा आज़मा होने के लिए गोलियां चलानी पड़ रही हैं, असलहे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस मामले से दहशतगर्द कोई अपना इंटरेस्ट ना गेन कर जाए, इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है क्योंकि सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कौन इसको किस तरह का बताता है, देखिए ना कि एक वीडियो मैसेज से, एक बयान से ये मामला सेक्टेरियन इशू में बदल गया, शिया सुन्नी फसादात में बदल गया। तो अब इस मामले को रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे करता है या सोशल मीडिया कैसे करता है, ये भी इंतहाई जिम्मेदारी की बात है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ आप तक ये मामला पहुंचा सकें कि हमारे लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं, कुरम के इलाके के लोग भी बड़े अमन पसंद लोग हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहते, बड़े साल से 18वीं सदी से यहाँ पर वो रह रहे हैं। ज़ाहिर है शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, हल्की फुल्की डिस्प्यूट्स होती भी रहे हैं, लेकिन इसमें वो लोग अपना इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश करते रहे कि जो इन डिस्प्यूट्स को बड़ा कर देते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेक्टेरियन प्रॉब्लम है, सेक्टेरियन इशू बनाकर दिखाया जा रहा है और दहशतगर्द इस सारे मामले से कैपिटलाइज कर रहे हैं। और एक और डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डायमेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ से या रियासत की तरफ से जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, अफगान बाशिंदे हैं, उनको निकलने की डेडलाइन दी गई थी और आपको पता है कि वो डेडलाइन 31 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई है, मीट हो गई है। और यहाँ से जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ से आ जाते हैं और वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो इस तनाज़े की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स की जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान में वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि उनके लोग आके जब बाकायदा तौर पर जंग शुरू कर देंगे और उन लोगों से जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को मजबूत बनाना था, इस्टेब्लिश करना था, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी रियासत जो है वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस है जिस वजह से पारा चनार का जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव है और यहाँ पर इस वक्त जंग चल रही है और प्रैक्टिकली जंग है। इसको रोकने के लिए ज़ाहिर है हमारी एजेंसीज़ भी काम कर रही हैं, फ़ौज भी काम कर रही है और शायद यही वजह है इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया से आउट रखा गया है, क्योंकि जितना मुँह उतनी बातें होती हैं। वहाँ के लोग इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोगों की जो है ना फ़ौज के लिए भी नफ़रत बढ़ती है, क्योंकि वो एज्यूम ये करते हैं कि फ़ौज शायद उनको मार रही है। तो इसलिए ये सारा मामला है और इस सारे मामले को कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।